हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज इकोनॉमिक सेक्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको जानना होगा कि आईएमएफ ने क्या कहा है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, नॉमिनल टर्म में हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की खबर को देखते हैं कि क्या कहा है इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने। द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी अप 13.5% लोअर देन आरबीआई एस्टीमेट। आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने एस्टीमेट लगाया है कि जो हमारी क्वार्टर वन की जो हमारी जीडीपी रही है वो 13.5% तक रही है। क्यों ऐसा क्यों रहा है कि सबकी जीडीपी डाउन है और हमारी जीडीपी क्वार्टर वन की जीडीपी जो है वो अप है। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा जो रोज़गार मिलता है, रोज़गार बढ़ता है। रोज़गार बढ़ने से क्या होगा कि हमारी जीडीपी में भी कंजम्पशन आएगा। कंजम्पशन का मतलब है कि हमारा उपभोग भी होगा। रोज़गार बढ़ने से उपभोग ज़्यादा होता है। तो जितना भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, ऐसे ही हमारी जीडीपी भी ग्रो करेगी। अब ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम ग्रो करते रहें और किसी को मतलब रोज़गार ना मिले, लेकिन रोज़गार भी उसके साथ साथ होना ज़रूरी है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है वो एमएसएमई सेक्टर निभाता है। आपको पता ही होगा मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीडीपी को अप करने के लिए। तो ये आपको बातें होनी चाहिए याद दिमाग में। तो आरबीआई के द्वारा क्या कहा गया है, आरबीआई के द्वारा यही बात कही गई है कि हमारी जो जीडीपी है क्वार्टर वन की वो 13.5% तक रहेगी। अब कैसे रहेगी ये आपको बात बताता हूँ। एक सिंपल और अच्छे से एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे देश की जो जीडीपी है वो 100 रुपये है। एक टर्म में समझ लेते हैं, 2010 में हमारी जो जीडीपी है वो 100 रुपये है। तो 2011 में वो बढ़कर हो जाती है 10% से बढ़कर वो 110 रुपये हो जाती है। तो कितने परसेंट बढ़ी? 10% बढ़ी। अब यही हमारी अगर हम इसको बढ़ाएं 10% और बढ़ा दें अगले साल, तो क्या होगा? तो हमारी जो जीडीपी है वो 121 हो जाएगी। तो पिछले साल के मुकाबले हम जीडीपी को काउंट करते हैं, न कि आने वाले या पिछले बेस ईयर के सामने। तो पिछले साल के या पिछला जो क्वार्टर गया है उसके मुकाबले हम अपनी जीडीपी को काउंट करते हैं। तो इससे प्रोजेक्शन हमारी जो जो पिछला हमारा जो 2021-22 का जो क्वार्टर गया है, लास्ट क्वार्टर चौथा क्वार्टर था हमारा, क्वार्टर फोर था, तो उसके जो परस्पेक्टिव में हमने जो नापा है तो वो 13.5 निकल के आया है। तो ऐसे ही बढ़ने वाले हैं और आगे भी हमारी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव में रहेगी, माइनस में तो अब जाएगी नहीं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है वो उसने ग्रोथ की है। तो आप ये देख सकते हैं, इंडिया जीडीपी एक्सपेंडेड 13.5% इन अप्रैल जून quarter, the quickest pace in year, the return of the world fastest growing economy tech, but rising interest cost and the looming threat of the recession in major world economy could slow the momentum in the coming quarter। ये सब बातें आपको पता होगी। अब जीडीपी के थोड़े बारे में जानकारी प्राप्त करें। जिसको नहीं पता वो तो देख ही लेगा, लेकिन जिसको पता है वो भी इससे अपडेट हो जाएगा। तो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? पहले तो आप ग्रोस के बारे में जानें कि ग्रोस क्या होता है। इंक्लूडिंग ऑल द थ्री सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इसमें तीनों सेक्टर को काउंट किया जाता है। कैसे? एग्रीकल्चर को काउंट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग को काउंट किया जाता है और सर्विस सेक्टर को काउंट किया जाता है। तो हमारी आती है जीडीपी निकल के। अब डोमेस्टिक को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक को कहा जाता है ओनली डन इन कंट्री। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि हमारे जो विद इन एक बाउंड्री है, हमारी जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, जितना भी हमने उत्पाद को बनाया है, किसी भी उत्पाद को बनाया है, तो उसके रुपये में अगर हम काउंट करेंगे तो उसे कहा जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक घरेलू स्थान पर हमने किया गया उत्पादन। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन करेंसी, रुपये के अंदर, विच हैव बीन प्रोड्यूस इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर। एक साल के अंदर हमने जितना प्रोड्यूस किया है उसको ही जीडीपी कहा जाता है। सिंपल और लैंग्वेज में समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं जीडीपी की डेफिनेशन की। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस। आपको क्या हुआ कि एक आप अपने एक पदार्थ का या किसी भी गुड्स का एक मूल्य देखा, और मूल्य देखने के बाद उसको सर्विस सेक्टर से जोड़ा, सर्विस सेक्टर के जोड़ने के बाद उपभोग कर लिया, कितना टोटल मिल के आया, तो उसको ही एक साल के अंदर जितना हमने खर्च किया या जितने हमने कमाया, जितना हमने उत्पाद बनाया, उसका टोटल रुपये में वैल्यू जितनी भी आएगी उसको ही जीडीपी में काउंट किया जाएगा। जीडीपी का जो काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो है कंजम्पशन प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं इंपोर्ट। क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब उपभोग, आपने कितना उपभोग किया, प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट, कितना आपके देश में एफडीआई आया उसको जोड़ लेते हैं, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंडिंग किया, गवर्नमेंट के द्वारा कितना प्रमोट किया गया, प्लस एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, वो आते हैं हमारी जीडीपी निकल के। ठीक है, सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब ये आपकी तीन संस्थाएं, इनके द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है कि भारत की जीडीपी इतने रहने वाली है, और इसके सिटी बैंक के द्वारा 6.57% प्रीवियस रही है, 8% अब इतनी रहेगी, गोल्डमैन सैच के द्वारा 7.2% रही है, अब इतनी रहेगी। तो मूडीज़ के द्वारा, ये एजेंसियां हैं, ये भारत की जीडीपी को काउंट करती हैं और एस्टिमेट आगे आने वाले रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ 13.5% इन Q1। ये क्या कह रही है कि जो हमारी जो जीडीपी है वो 13.5% कैसे रही है। आप ये देख सकते हैं 2021-22 में क्या हुआ था, 32.646 लाख करोड़ रुपया और 36.85 लाख करोड़ 2022 से और 23 तक रहा है। तो ये कितना बढ़ा है? 13.5% रहा है। तो यही बात इसमें बताई गई, और नीचे भी सेक्टर वाइज इसमें बढ़ाया गया है कि कितना कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा बढ़े हैं। फाइनेंशियल सर्विस, रियल इस्टेट सर्विस ज़्यादा बढ़ी है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के अंदर हमारा पैसा आता है। क्या होता है कि जितना भी हमारा सर्विस सेक्टर है, जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए और हमारा जो एफडीआई हो गया, तो एफडीआई जिसके अंदर आता है वो सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सर्विस सेक्टर के अंदर। आपको ये बातें होनी चाहिए, एडिशनली नॉलेज है आपको गेन होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको बात बता दिया, आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा है। ओवरटेक कर लेता है क्या? यूके। अब दूसरी खबर पे आते हैं। इंडिया के द्वारा यूके को ओवरटेक कर लिया गया है। हम 6 पोजीशन पे थे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी की टर्म में बातें की गई हैं, इसके बारे में जानेंगे क्या है नॉमिनल जीडीपी। सबसे पहले आप हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है हम यूके से ऊपर आ चुके हैं। पहले पोजीशन पर अमेरिका है, दूसरे पोजीशन पर चाइना है, थर्ड पर जापान है, फोर्थ पर जर्मनी है और फिफ्थ पर हम आ चुके हैं। तो नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में हम आए हैं, रियल जीडीपी की टर्म्स में हम अभी 7 पोजीशन पर हैं। ये बात ध्यान रखना अपनी। और सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखना कि हम यूके, पहले जो हमारा यूके था, यूके हमारा तो नहीं लेकिन यूके था पहले 10 साल पहले, वो भी पहले 5th पोजीशन पर ही था और आज भी वो 5th पोजीशन पर ही है। तो हमने उसको ओवरटेक कर लिया, उसको छठे पर भेज दिया, अपने आप 5th पर सेट हो गए। पहले 10 साल पहले हमारा जो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर हमारा जो पोजीशन थी वो 11th थी। कितनी थी? 11वें स्थान पर थे, अब से 10 साल पहले। अब हम अपने आप को ग्रो किया, ग्रो करने के बाद हम पहुंच गए 5वें स्थान पर। तो यूके तो वहीं का वहीं पे है, वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो वहीं पे है, तो हमने अपने आप को बढ़ा लिया है और आगे पहुंच गए उससे। तो ये सब बातें आपको पता होगी। तो नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। जैसे हमने यूके को ओवरटेक किया है, यूके से हम ऊपर चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। पहले आप नॉमिनल जीडीपी का हिंदी में मतलब निकालिए। नॉमिनल को क्या कहते हैं कि नाम मात्र। नाम मात्र का क्या मतलब होता है? नाम मात्र का मतलब ये होता है कि हमारी सिर्फ नाम मात्र के लिए इतनी जीडीपी है। जैसे हमारा जो करंट आज मार्केट का प्राइस है किसी भी वैल्यू का, हमारे देश की जो जीडीपी है या हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसका जो मार्केट आज करंट का है, उसकी टर्म में हमने नॉमिनल जीडीपी को कहा है। अब रियल टर्म में हम इसमें बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे बेस ईयर क्या हो गया? 2011 ले लेते हैं। 2011 से लेके अब तक का हमारा जीडीपी ने कितना ग्रोथ किया है, उसके हिसाब से
रियल जीडीपी निकाली जाती है। नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस है उसके आधार पर हम 5th पोजीशन पर हैं। ये किसने कहा है? आईएमएफ के प्रोजेक्शन रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने एक प्रकाशित की थी खबर, तो आईएमएफ के द्वारा यही बात सामने कही गई है कि हम 5th पोजीशन पर हैं इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ध्यान रखना, रियल जीडीपी नहीं, नॉमिनल जीडीपी। बातें आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो पर चलते हैं। India has overtaken the UK to become the world 5th largest economy and is now behind only the US, China, Japan, Germany according to the IMF projection। ये बात मैंने आपको अभी समझाई है तो समझ गए होंगे आप। 8 डिकेड बाद ये आपको बता दी है मैंने कि 11 साल पहले भारत की 10 साल पहले भारत की जो पोजीशन थी वो 11th पोजीशन थी। अब आके हम 5th पोजीशन पर पहुंच गए हैं। समझ गए? अब बात करते हैं हमारे डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? ये आप इसकी लैंग्वेज में ही आपको उत्तर मिल जाएगा कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है कि हमारी जो जीडीपी है उसकी दर के आधार पर हमारा कितना उधार है। डेब्ट का मतलब उधार। अब मान लीजिए हमारे जो जीडीपी है वो 100 रुपये है और हमारे ऊपर जो उधार है वो 19 रुपये है, तो ये हो गया टोटल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब 19%। 19% हमारी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, और टोटल आज भी बता रहा हूँ करंटली भी 19.1% है हमारी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? फ़ायदे का आप देख सकते हैं। फ़ायदा तो इससे ये होता है कि जितना भी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम होगा उसके देश में उतनी ही एफडीआई ज़्यादा आएगा। जैसे किसी देश का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो वो 10% या 10% से नीचे है, तो क्या होता है उसके देश में एफडीआई ज़्यादा आएगा, क्योंकि उनको पता होगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो गए वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को ऐसे देखते हैं कि जैसे ये देश दिवाला की कगार पर नहीं होगा, ना ही तो उसका देश में पैसा जाके मरेगा, क्योंकि जाके क्या करेगा, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो वो वहाँ से भी पैसा कमा पाएगा। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को देखने का, काउंट करने का मतलब यही होता है कि उसके देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है और एफडीआई जाता है, एफपीआई ज़्यादा आता है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 19.1% है। तो हम क्या हैं, हमारा तो 10% से ज़्यादा ही हो गया। 10% से ज़्यादा का मतलब है, इसका सबसे ज़्यादा मेन उदाहरण हम बता सकते हैं। ऐसे होता है कि भारत की जो आज प्रेजेंस है इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इतना ज़्यादा अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर घड़ चुके हैं कि हमारे बिना ना है तो पत्ता इधर से इधर हो सकता है, ना इधर हो सकता है। तो हमें अगर कोई भी, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक स्टेबल इकोनॉमी है, न कि अनस्टेबल इकोनॉमी। तो हम अगर ये हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 25% पर भी चला जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो 136 करोड़ जनसंख्या जिस देश की होगी उसकी जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम है। अगर हम आधे में भी उधार ले लेते हैं तब भी हमारा कम चल जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को ग्रो करने वाले इंसान हैं अपने देश के अंदर। अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को मैंने आपको कंट्री वाइज बता दिया है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। टोटल डेब्ट ऑफ द कंट्री मान लिया मैंने 19% है या 19 है, और 100 रुपये हमारी टोटल जीडीपी है, तो इसे घटा लीजिए तो टोटल आ जाएगा 19%। तो मतलब क्या हुआ, हमारा 19% डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है। तो ये क्या हुआ है, ये हमारा बढ़ा है इस बार। क्या मतलब है बढ़ने का, क्या मतलब है बढ़ने का? ये मतलब हुआ कि हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 620 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि हमारे देश में एफडीआई आना बंद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में आएगा एफडीआई, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल इकोनॉमी है। तो अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बना रखा है इस पर कि आरबीआई के द्वारा मार्केट में अपने रुपए की वैल्यू को बढ़ाने के लिए या उसको रोकने के लिए 500 मिलियन डॉलर मार्केट में उतारे गए थे, कि भारत में जो हमारे रुपए को है वो 500 मिलियन के रुपए को खरीदा गया था। क्योंकि तो आपको मैंने सब बातें बता रखी है उस वीडियो में, आप जाएँ तो उसे देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।